तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा एंशिएंट एंड मिडाइवल का है, प्री हिस्टोरिक इंडिया। तो इस प्री हिस्टोरिक इंडिया के अंदर हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या था? हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड था। ग्रीक वर्ड था, उसका मीनिंग ग्रीक में था हिस्टोरिया, जिसका मतलब था किसी भी चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना या उसकी इन्वेस्टिगेशन करके इंक्वायरी करके उसके बारे में नॉलेज गेन करना। तो टू इंक्वायर और नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, इसका ये ग्रीक में मतलब था हिस्टोरिया का। फिर हिस्ट्री जो था, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में क्या है? प्री हिस्ट्री में है जो इवेंट्स जब हमारी राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी उसके पहले के जो इवेंट्स थे। तो राइटिंग के इन्वेंट होने के पहले के जितने भी इवेंट्स थे वो प्री हिस्ट्री में काउंट किए गए, और राइटिंग के इन्वेंट होने के बाद के जो इवेंट्स थे वो हिस्ट्री में काउंट किए गए। और बीच के जो इवेंट्स थे राइटिंग के इन्वेंशन के पहले के और राइटिंग के इन्वेंशन के बाद जो बीच में इवेंट्स आए उसको हमने प्रोटो हिस्ट्री में उसको काउंट किया। तो प्रोटो हिस्ट्री में उसको काउंट किया। उसके बाद हमने प्री हिस्ट्री में और क्या था, इसको हमने प्री हिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्लासिफिकेशन किया हमने 3 स्टोन एजेस में। 3 स्टोन एजेस में हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी स्टोन एजेस हैं। प्रोटो हिस्ट्री में क्या था? प्रोटो हिस्ट्री में वो इंटरमीडिएट पीरियड था, बट उस टाइम पे जो कल्चर और सिविलाइजेशन थी वो डेवलप नहीं हुई। उन्होंने राइटिंग तो डेवलप नहीं की थी, बट उनके बारे में किसी और सिविलाइजेशन ने रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं जहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड थे। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी स्क्रिप्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो अभी तक अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर्ड का मीनिंग नॉट कन्वर्टेड टू नॉर्मल लैंग्वेज और अंडरस्टूड, बट मतलब इसके बारे में ऐसे नहीं है, बट इसका जो रिटन रिकॉर्ड है वो मेसोपोटामियन राइटिंग्स के अंदर है। तो इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको भी हम पार्ट कंसिडर करते हैं प्रोटो हिस्ट्री का। तो प्रोटो हिस्ट्री में था ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेट सिविलाइजेशन, मतलब किसी और सिविलाइजेशन जो लिटरेट थी राइटिंग इन्होंने डेवलप नहीं करी थी, वो हमारे कंसीडर किए जाते हैं प्रोटो हिस्ट्री का। फिर इसमें हम जो स्टडी इसमें क्या करते हैं हम हिस्ट्री वाले, उसमें हिस्ट्री में हम एविडेंसेस हमको जो मिलते हैं या फिर जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से जो भी हमें एविडेंस मिलता है उसको कंसिडर करके हम जो स्टडी करते हैं लिटरेट सोसाइटीज की, वो सारा पार्ट, वो सारे इवेंट्स हम हिस्ट्री में काउंट करते हैं। फिर इन जो हमने हिस्ट्री के बारे में रिकंस्ट्रक्शन किया, क्या क्या जो इवेंट्स पहले हुए थे उन सब के बारे में जो हमने आइडिया लिया, मतलब वो कैसे कैसे था, क्या क्या सोर्सेस थी, क्या क्या सोर्सेस थी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की। एक सेकेंड, पार्ट आउट हो गया, उसको एडमिट करना है। एक मिनट, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। उसके बारे में जो जो क्या सोर्सेस थी जहां से हमें पता चला कि क्या क्या इवेंट्स हुए पहले। तो 2 तरीके की सोर्सेस थी, एक थी लिटरेरी सोर्सेस और एक थी नॉन लिटरेरी सोर्सेस। 2 सोर्सेस थी। तो लिटरेरी सोर्सेस भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड। तो रिलीजियस जो लिटरेचर था उसमें हमें क्या क्या देखने को मिला? सबसे पहले हमें देखने को मिले वेद। तो वेद में हमारे 4 तरीके के वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 तरीके के वेद थे। उनमें जो राइटिंग्स हमें मिली उसके बेसिस पे हमने अपनी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, उनमें जो भी हमें रिटन एविडेंसेस मिले उनके बेसिस पे। दूसरी चीजें थी उपनिषद। उपनिषद में भी पर्टिकुलरली हमारे इनको और दूसरा नाम दिया जाता था वेदांता। तो इनमें जो भी हमें डिस्क्रिप्शन मिला उसके बेसिस पे हमने अपनी जो हिस्ट्री के इवेंट्स थे उनको रिकंस्ट्रक्ट किया। रिलीजन को किस किस तरीके के थे? एक थे श्रौता सूत्रा एंड गृह सूत्रा। तो ये 2 तरीके के सूत्रास थे, और भी कई तरीके के थे जो हमको मिले, रिलीजियस लिटरेचर के पार्ट थे। और हमको एपिक्स देखने के लिए मिले, जैसे रामायण, महाभारत,
इनके बेसिस पे हमने कुछ हम अपनी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया। रामायण महाभारत के रिटन डिस्क्रिप्शन हमको मिले, उनको पढ़ के, और उनसे रिलीजियस टेक्स्ट थे, जैसे इनको क्या जो पर्टिकुलर बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है उनको बोला जाता है त्रिपिटकास। ये पाली लैंग्वेज के अंदर लिखे गए थे, पाली स्क्रिप्ट में। इनके बेसिस पे भी हमने इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट और इनके बेसिस से भी हमें इंफॉर्मेशन मिली हमारी हिस्ट्री के बारे में। फिर जो जैन रिलीजियस टेक्स्ट थे उनको अंगाज बोला जाता था, ये प्राकृत लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए थे और ये भी हमारे रिलीजियस लिटरेचर का पार्ट थे। फिर लिटरेरी सोर्सेज में एक तो रिलीजियस लिटरेचर था, दूसरे तरीके के हमारे सेक्युलर लिटरेचर थे। सेक्युलर लिटरेचर के कौन कौन से सोर्सेज थे? एक थे धर्म स्मृति, मनुस्मृति जो कालिदास ने लिखी हुई थी उनके, तो ये धर्मशास्त्र या लॉ बुक्स, इनके बारे में हमको सेक्युलर लिटरेचर का ये पार्ट थे। दूसरे कौटिल्य ने लिखा हुआ था अर्थशास्त्र, उससे भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। और थे हमारे अष्टध्यायी, ये हमारे पाणिनि लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए थे। कालिदास के और कंपोजिशन थे जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की कंपोजिशन थी, उससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में कालाहाना ने लिखी थी, तो इससे भी हमको हिस्ट्री के बारे में देखने का लिए मिलता है। ये सारे राजतरंगिणी और अभिज्ञान शकुंतलम हमने अभी जो मॉडर्न के हमने गवर्नर जनरल के टाइम पे पढ़ा था, उसमें भी ये हमने देखा था कि इनके बारे में डिस्क्रिप्शन था कि इनके बारे में स्टडी, इनको कन्वर्ट किसने किया, ये सब हमने पढ़ा था। फिर और हमको जो हमारे सेक्युलर लिटरेचर के सोर्सेज और क्या थे? चरिता और बायोग्राफीज, जो किसी के हमारे सेक्युलर लिटरेचर के सोर्सेज थे। संगम लिटरेचर, ये हमारा, और ये अर्लीस्ट साउथ इंडियन लिटरेचर था। हमारे सोर्स यूज किए गए फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। देन सेकंड वर नॉन लिटरेरी सोर्सेज, इंस्क्रिप्शंस मिले, या इंस्क्रिप्शंस को ही दूसरा नाम दिया जाता है प्रशस्तिस। ये हमारी राइटिंग्स थी जो इनग्रेव्ड होती थी किसी हार्ड सरफेस के ऊपर, जैसे कोई स्टोन हो गया, कोई मेटल हो गया, कॉपर या कोई और मेटल, उनके ऊपर इनको जो गुदे हुए होते थे, तो जो राइटिंग इनग्रेव्ड होती थी किसी हार्ड सरफेस के ऊपर, स्टोन या मेटल, जैसे कि कॉपर वगैरह, उस टाइम पे कॉपर थोड़ा ज्यादा था यूज में, तो वो इंस्क्रिप्शंस और प्रशस्तिस हमारे नॉन लिटरेरी सोर्सेज का पार्ट थे। सेकंड, कॉइन्स, उस टाइम पे जो कॉइन्स यूज होते थे वो हमारे, एक तो हमको इन्फॉर्मेशन देते थे कि इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में, अलग अलग डायनेस्टी की, कि जो जो अलग अलग डायनेस्टी आई उनके टाइम पे इकोनॉमिकल क्या क्या हमारे इवेंट्स थे, या क्या इकोनॉमिकल हिस्ट्री क्या थी उस डायनेस्टी के टाइम पे। दूसरा जो कॉइन्स थे वो हमें स्क्रिप्ट के बारे में भी बताते थे, आर्ट और रिलीजन उस टाइम पे कैसा था, जैसे कि काफी सारे जो डायनेस्टी पर पर्शियन लैंग्वेज में कुछ लिखा होगा, तो वहां से हमको पता चलेगा कि उस टाइम पे पर्शियन प्रेवेलेंट थी, या किसी और स्क्रिप्ट के में लिखा होगा तो हमें पता चलेगा कि उस टाइम पे वो वाली स्क्रिप्ट प्रेवेलेंट थी। तो कॉइन्स हमें दो चीजों के बारे में बताते थे, एक तो आर्ट और रिलीजन क्या प्रेवेलेंट था उस टाइम पे। तीसरे नॉन लिटरेरी सोर्सेज थे हमारी जो आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी जो भी हमारे हमें जो बचे हुए एक्सकेवेटेड रिमेन्स मिल जाते हैं उनके बेसिस पे उनकी स्टडी करने को ही हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। जो भी हमारे कोई महल था या किसी कुछ भी जो सिविलाइजेशन थी उनके बारे में स्टडी करना, या उनके जो रिमेन्स मिलते हैं, हम अभी भी देखते हैं न्यूज में आता रहता है कि वेटेड रिमेन्स हमें मिलते हैं, उनके बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन को गैदर करना, वो भी हमारा एक नॉन लिटरेरी सोर्स है। जैसे कि एक्सकेवेटेड साइट्स मिली काफी हड़प्पन पीरियड को जो बिलोंग करती थी, अभी रिसेंट तो नहीं, मतलब काफी टाइम हो गया, 1-2 साल, जैसे अभी राखी गढ़ी, पहले कुछ दूसरी साइट थी, बट राखी गढ़ी में और ज्यादा इवेंट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये सब हम जो स्टडी करते रहते हैं इसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उनको हम काउंट करते हैं नॉन लिटरेरी सोर्सेज में। तो इसमें ये है कि जो सबसे पहले कॉइन्स जो हमें मिले, कॉइन्स वाले पॉइंट से रिलेटेड है कि जो अर्लीस्ट कॉइन इंडिया के अंदर मिले
वो हमारे पंच मार्क्ड कॉइन्स थे और वो सिल्वर और कॉपर के बने हुए होते थे। दूसरा इंडो ग्रीक्स जो थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो तो हमारे सिल्वर और कॉपर के थे, लेकिन इंडो ग्रीक्स ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे गोल्ड के कॉइन, और इनके अंदर बोर्ड द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ द रूलर। जो इंडो ग्रीक्स ने गोल्ड के कॉइन इशू किए थे, उसके ऊपर क्या प्रिंटेड होता था, जो उसके ऊपर बोर्ड होते थे। देन और नॉन लिटरेरी सोर्सेज में आते थे जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल स्टडी, जो भी हमारे फ्लोरल और फॉनल सोर्सेज मिलते हैं। जैसे कि अगर हमें अभी जो प्रेवलेंट है पॉलन एनालिसिस में क्या करते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट फार्मिंग प्रैक्टिस्ड बाय स्टोन एज पीपल। अगर हमें कहीं पे किसी भी चीज के पॉलन मिल जाते हैं किसी एरिया से, मतलब आर्कियोलॉजी की हेल्प से, तो उनका एनालिसिस करके हमें बहुत इंफॉर्मेशन हम पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे स्टोन एज पीरियड के पीपल के टाइम पे कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिस में थी। तो ये इन्होंने फाइंड किया था, मतलब पॉलन एनालिसिस की हेल्प से स्टोन एज पीपल के टाइम पे जो प्रेवलेंट फार्मिंग प्रैक्टिस होती थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। दूसरा हमारा बायोलॉजिकल स्टडी, हमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के हेल्प से हमें इंफॉर्मेशन मिली प्री हिस्टोरिक माइग्रेशंस की हेल्प से, कि हमें डीएनए सेम टाइप के डीएनए मिलते हैं, तो हमें पता चलेगा कि वो उस प्लेस से किसी दूसरी प्लेस पे वो पर्सन माइग्रेट किया था, या वो लोग वहाँ किसी हमें माइग्रेशन हुई थी एक प्लेस से दूसरी प्लेसेस पे। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो हमें इंफॉर्मेशन उसकी हेल्प से हमें इंफॉर्मेशन मिली प्री हिस्टोरिक माइग्रेशंस के बारे में। लास्ट हमारे नॉन लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं, जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए उन्होंने क्या क्या हमें डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने जैसे कि मेगास्थेनिस थे, ये ग्रीक एम्बेसडर थे, इन्होंने लिखी थी इंडिका। इसमें इंफॉर्मेशन थी मौर्यन सोसाइटी और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो इन्होंने ये जो लिखा इसकी हेल्प से हमें मौर्यन सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इन्होंने जो लिखा उसकी हेल्प से हमें इंफॉर्मेशन मिली। दूसरे फाहेन थे, ये बुद्ध डिस्क्रिप्शन दिया। ह्वेनसैंग ये बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे, ये भी इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जो है साउथ में उसकी ग्लोरी के बारे में बताया। और दूसरा रेन जो थी किंग हर्षवर्धना की, उसके बारे में भी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। तो कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स, इनमें से 3 नाम है, एक मेगास्थेनिस, फाहेन और ह्वेनसैंग। तो इन तीनों ने मेगास्थेनिस ने इंडिका जिसमें मौर्यन सोसाइटी के बारे में था, फाहेन ने गुप्ता एज, और ह्वेनसैंग ने नालंदा यूनिवर्सिटी और किंग हर्षवर्धना के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। तो ये हमारे नॉन लिटरेरी सोर्सेस का पार्ट थे। तो ये हमारे हो गया कि हमने कैसे कैसे जो हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। 2 तरीके की सोर्सेस थी, लिटरेरी और नॉन लिटरेरी। लिटरेरी में भी 2 थी, रिलीजियस लिटरेचर और सेक्युलर लिटरेचर। इसके बाद हम आते हैं कि प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरियन। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया में क्या है, सबसे पहले जो ब्रूस फूट थे, इन्होंने डिस्कवर करी फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल जो डिस्कवर की गई इंडिया के अंदर। उसका नाम क्या था, पल्लवम हैंडेक्स। तो पैलियोलिथिक टूल, अभी हम एजेस के बारे में पढ़ेंगे कि प्री हिस्टोरिक जो इंडिया है इसको हमने 3 एजेस के बारे में, इस 3 एजेस में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो प्री हिस्टोरिक इंडिया था वो था क्या, फेज था ह्यूमन डेवलपमेंट का, और उसको नाम दिया गया स्टोन एज। तो ये स्टोन एज थी, इसमें इंडियन एक है मीसोलिथिक एज और एक है नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है, मीसोलिथिक एज को लेट स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है, और नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखेंगे तो 5 लाख टू 10,000 बीसीई इसका टाइम पीरियड है। इसका 10,000 टू 6,000 बीसीई मीसोलिथिक एज एंड 6,000 टू 1,000 बीसीई नियोलिथिक एज। फिर इसमें एक ये है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कि जो सर मॉर्टाइमर व्हीलर थे, इन्होंने प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ इंडिया और उनके सीक्वेंस के बारे में बताया था। तो 2 लोगों के नाम यहाँ पे आते हैं। एक है ब्रूस फूट, इन्होंने सबसे पहला पैलियोलिथिक टूल डिस्कवर किया था इंडिया के अंदर। वो टूल कौन सा था, पल्लवरम हैंड एक्स। और दूसरे हैं सर मॉर्टाइमर व्हीलर, इन्होंने जो प्री हिस्टोरिक कल्चर थे इंडिया के और उनका क्या सीक्वेंस था उसके बारे में बताया था।
तो प्री हिस्टोरिक इंडिया था क्या, एक फेज था ह्यूमन डेवलपमेंट का जिसको स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है, और 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो सबसे पहले के बारे में पढ़ते हैं, पैलियोलिथिक एज, जिसको हम इस टाइम पे इसको हंटर्स एंड फूड गैदरर्स के नाम से भी जाना जाता है और ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, मतलब इस टाइम पे हंटिंग और फूड गैदरिंग प्रेवेलेंट होगी। तो ये सबसे पहला अर्लीस्ट पीरियड है स्टोन एज का, प्लीस्टोसीन पीरियड के टाइम पे डेवलप हुआ था। प्लीस्टोसीन पीरियड अगर आपने ज्योग्राफी के लेक्चर करके देखे होंगे आपको आइडिया होगा, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड वाला, नहीं है तो आप यूट्यूब से देख लेना। प्लीस्टोसीन पीरियड क्या था, उसको आइस एज के नाम से भी जाना जाता था। आइस एज के बारे में मतलब उस टाइम पे जो है जो अर्थ का मोस्ट ऑफ द पार्ट आइस से कवर्ड था। तो अर्लीस्ट पीरियड था स्टोन एज का, और प्लीस्टोसीन पीरियड में डेवलप किया गई थी कौन सी, जो हमारी ओल्ड स्टोन एज। ये हमारे ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में थी एक्सेप्ट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से पार्ट में ये नहीं थी। बाकी सारे पार्ट्स जो थे इंडिया के वहां पे पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस हैं, एक्सेप्ट जो एलिवियल प्लेन्स थे हमारे इंडस और गंगा वैली के, दूसरा सदर्न तमिलनाडु, और हिली एरियाज जो थे वेस्टर्न घाट के। तो 3 जगह हमारे पैलियोलिथिक एज के बारे में स्प्रेड नहीं था, पैलियोलिथिक एज के जो सिविलाइजेशन थी, बाकी सब जगह हमारे ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में था, एक्सेप्ट जो एलिवियल प्लेन्स थे इंडस और गंगा वैली के, सदर्न तमिलनाडु और हिली एरियाज एंड वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे नहीं था। तो कुछ टूल्स जो इस टाइम पे मिले, स्टोन्स का ही बेसिकली यूज करते थे टूल्स के लिए। तो पैलियोलिथिक टूल्स आप देख सकते हैं, जैसे ये स्टोन के ही बने हुए थे, ठीक है। तो इनमें क्या था, बेयर जो स्टोन मिलता था उसी को ही ये इस तरीके से तोड़ के अपने टूल्स की तरह इस्तेमाल करते थे। ये अनपॉलिश्ड टूल्स होते थे, किसी भी तरीके की कोई पॉलिशिंग नहीं थी, अनड्रेस्ड रफ स्टोन्स थे, बेयरली बस स्टोन थे, उन्हीं को तोड़ के उन्होंने अपना एज अ टूल इनको इस्तेमाल किया। और दूसरे एक और चीज है कि ये जो इनका जो ये रॉक था ये क्वार्ट्जाइट था। फिर पैलियोलिथिक एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन कि किस तरीके के टूल्स उन्होंने यूज किए, मतलब टूल्स तो स्टोन के ही होंगे बेसिक, बट कैसे कैसे थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक एज, दूसरा मिडल पैलियोलिथिक एज, तीसरा लेट या अपर पैलियोलिथिक एज। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है पैलियोलिथिक एज को, अर्ली पैलियोलिथिक या इसको लोअर पैलियोलिथिक भी बोलते हैं, मिडल और लेट वाले को अपर पैलियोलिथिक भी बोलते हैं। तो देखते हैं, जो अर्ली पैलियोलिथिक एज थी उसमें क्या था, जो स्टोन टूल्स थे वो रफ और हैवी थे, मतलब जो जो टूल्स तो स्टोन के ही होंगे मैंने बताया, बट इस केस में क्या होगा, सबसे पहले अर्ली पैलियोलिथिक में रफ और हैवी टूल्स का इस्तेमाल होगा, जैसे कि हैंड एक्सेस, चॉपर्स और क्लीवर्स, ये कुछ टूल्स के नाम है। इस तरीके के टूल्स हमारे अर्ली पैलियोलिथिक एज के टाइम पे पाए जाते थे। ये हमारा जो मोस्ट ऑफ द पार्ट था आइस एज का, आइस एज मतलब प्लीस्टोसीन पीरियड। तो जो लार्ज पार्ट था आइस एज का वो कवर कर लिया हमारे अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज ने। इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो था 5 लाख टू 50,000 BCE। और हम देख सकते हैं कि जो हमारी पैलियोलिथिक एज थी वो टोटल कहाँ से थी, 5 लाख से 10,000 BCE तक। तो 5 लाख से हमारी 50,000 तक तो अर्ली या फिर लोअर पैलियोलिथिक ही थी। उसके बाद हमारी आई मिडल पैलियोलिथिक एज। मिडल पैलियोलिथिक एज में यहाँ पे तो जो हमारे टूल्स थे वो हैंड एक्सेस, चॉपर्स, क्लीवर्स थे। यहाँ पे जो टूल्स थे वो फ्लेक्स के बनने लगे, जैसे कि हमारे टूल्स के नाम क्या क्या है, स्क्रैपर्स, बोरर्स, पॉइंट्स, ब्लेड लाइक टूल्स, मतलब नुकीले टूल बनने लगे। इस और टूल्स का जो साइज था वो भी छोटा हो गया। इसमें क्या है, इन्होंने हैंड मिडिल पैलियोलिथिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि जो यहाँ पे हैंड एक्स प्रेवलेंट थी अर्ली पैलियोलिथिक में, उसका यूज यहाँ पे कम होने लगा। मिडिल पैलियोलिथिक में डिक्रीज आ गया इन द यूज ऑफ हैंड एक्सेस। ये पीरियड हमारा, इसका टाइमलाइन है 3,85,000 से 40,000 BCE तक। जो टाइमलाइन है उसको हम मिडिल पैलियोलिथिक एज में काउंट करते हैं। देन लास्ट जो पार्ट था पैलियोलिथिक एज का वो था लेट या फिर अपर पैलियोलिथिक। इसमें क्या हुआ, पैरेलल साइड ब्लेड्स या ब्यूरिन्स, ये टूल्स के नाम है, पैरेलल साइड ब्लेड और ब्यूरिन्स एटसेट्रा इस टाइम पे आ गए।
यहाँ पे स्टोन टूल्स के अलावा एक और चीज देखी गई लेट या अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। वो नया क्या था यहाँ पे कि ये जो है बोन के बने हुए टूल्स भी देखने को मिले। बोन के बने हुए टूल्स में क्या था, मतलब मिले, खाली एक दो जगह ही मिले। वो जगह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि पहले बार अपर पैलियोलिथिक में बोन के टूल्स देखने के लिए मिले। उसमें कौन कौन से थे, ओनली एट कहाँ कहाँ पे मिले, केव साइट जो थी कर्नूल की, और मुचाल्टा, चिंतामणि, गावी इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे ये हमें देखने के लिए मिले बोन के टूल्स कहाँ कहाँ पे, कुर्नूल, मुचाल्टा, चिंतामणि, गावी इन आंध्रा। यहाँ पे इंस्टांसेस देखने को मिले बोन टूल्स के। ये जो लेटर या अपर पैलियोलिथिक एज थी, इसने कोइंसाइड किया लास्ट फेज ऑफ आइस एज। तो जो आइस एज थी हमारा प्लिस्टोसीन पीरियड, तो जब प्लिस्टोसीन पीरियड का लास्ट फेज चल रहा था उसके साथ कोइंसाइड किया हमारी अपर पैलियोलिथिक एज ने। इसका टाइमलाइन है 40,000 से 10,000 BCE तक। और जो वर्ड होमोसेपियंस था, जो हम होमोसेपियंस जो है वो फर्स्ट अपेयर हुआ इस फेज के एंड होते टाइम पे हमने यूज किया। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड अपेयर हुआ होमोसेपियंस। तो जो होमोसेपियंस की फर्स्ट अपेयरेंस आई वो किस फेज में आई, हमारे अपर पैलियोलिथिक के एंड फेज में। फिर पैलियोलिथिक एज की जो साइट्स हैं वो हमारे लिए देख लेते हैं हम। इंडिया के अंदर कौन कौन सी साइट्स हैं, तीनों हैं। जहां जहां पे राउंड है वो हमारे लोअर पैलियोलिथिक साइट्स हैं। जैसे कौन सी हो गई, जायल, अमरेठी, और है हमारी बोरी, और ये अटरी राम पक्कम। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे लोअर पैलियोलिथिक एज के। देन मिडल पैलियोलिथिक एज में कौन कौन से आते हैं, ट्राइंगल जहां जहां पे बना हुआ होगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप पीडीएफ से चेक कर लेना। बाकी डिटेल में अगर आपको एक एक साइट देखनी हो। मिडल पैलियोलिथिक में कौन कौन से हैं, आप मिडल पैलियोलिथिक में देख सकते हैं, ये अंगावाड़ी प्लस नेवासा और ये डीडवाना, रोर, ये सब हमारे मिडल पैलियोलिथिक के पार्ट थे। देन अपर पैलियोलिथिक में कौन से थे, जो हमारे ये जो स्क्वायर से इसमें दिखाए गए हैं, हुंगसी, ये साउथ में हुंगसी, वेम्यूला, इधर की तरफ देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट की साइड पे देखेंगे तो मिचिमागिरी, और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर की साइड पे जो कुछ साइट्स थी, प्लस ये इधर उड़ीसा वाले और वेस्ट बंगाल वाले एरिया वाली साइट्स थी। ये इधर की साइड हमारा अपर पैलियोलिथिक वाले एविडेंसेस ये रहे, और ये यहाँ पे थोड़े ज्यादा हैं। प्लस ये थे एक ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इस तरीके का जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब ट्राइंगल, इस तरीके का जो सिंबल है किसको दिखा रहा है, ऐसी प्लेसेस जहाँ पे लोअर, मिडल और अपर तीनों तरीके की एविडेंसेस पाए गए, लोअर पैलियोलिथिक के भी, मिडल पैलियोलिथिक के भी और अपर पैलियोलिथिक के भी। तो एक तो ये है रानीगुंटा यहाँ पे आंध्रा के अंदर। देन एक है ये इनाम गांव, यहाँ पे महाराष्ट्र की साइड में इनाम गांव। और ये के है बुद्ध पुष्कर, यहाँ पे भी तीनों तरीके की एजेस के बारे में पता चला, सामनरपुर। और भी ये 3-4 प्लेसेस कौन सी थी जहाँ पे तीनों जगह के बारे में हमें एविडेंसेस मिले, लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक के बारे में। देन सेकेंड एज हमारी आती है मीसोलिथिक एज, जिसको हम हंटर एंड हर्डर्स के नाम से भी जानते हैं। और मिडल स्टोन एज, मतलब इस टाइम पे क्या प्रेवलेंट था, हंटिंग के साथ साथ इन्होंने हर्डिंग भी शुरू कर दी थी। मतलब अब ये जानवरों को डोमेस्टिकेट करना भी शुरू कर देंगे। तो पहले वाले में क्या था, हमारे हंटर्स और फूड गैदरर्स, मतलब हंटिंग के साथ साथ वो फूड गैदरिंग प्रैक्टिस करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या चीज नहीं आई, मीसोलिथिक एज में इन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू कर दिया, हर्डर्स का एज अ हर्डर्स भी काम करने लगे। तो जो मीसोलिथिक और नियोलिथिक हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो थर्ड स्टोन एज है, मीसोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर दोनों के दोनों होलोसीन एरा के हैं। जो हमारा पैलियोलिथिक है वो प्लिस्टोसीन एरा का है। तो बोथ मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर बिलोंग करते हैं होलोसीन एरा को। देन इनके की एस्पेक्ट्स क्या क्या थे, हमारी मीसोलिथिक एज में क्या क्या चीजें थी। तो सबसे पहले जो हमारे टूल्स थे, पैलियोलिथिक एरा के टाइम पे जो टूल्स थे, पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स थे, उसके कंपैरेटिवली साइज में रिडक्शन हो गया हमारे मीसोलिथिक एज के टूल्स का। देन जो कैरेक्टरिस्टिक थी इस टूल्स की इस एज में, वो क्या थी, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्या है, इस मीसोलिथिक एज के टाइम पे जो टूल्स मिले उनको बोला गया माइक्रोलिथ्स।
इस टाइम पे जो हमारे मीसोलिथिक एज के टाइम पे जो लोग रहते थे वो कैसे किस तरीके की उनकी सेटलमेंट थी, सेमी परमानेंट या टेम्पररी सेटलमेंट थी, और इनका जो सर्वाइवल था वो किस बेसिस पे था, हंटिंग करते थे यहाँ मीसोलिथिक एज के लोग, फिशिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे, और लेटर स्टेजेस में जब जब इनकी लेटर स्टेज आई मीसोलिथिक एज में तो उन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दिया, इसीलिए इनको हंटर्स और हर्डर्स भी बोला जाता है। तो सेमी परमानेंट और टेम्पररी सेटलमेंट इनकी थी, हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग करते थे, और लेटर स्टेजेस में एनिमल्स डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इन्होंने रखने शुरू कर दिए। फिर फायर का जो यूज था वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया। हम देखेंगे कि जो फायर का यूज था ये हमारी इसमें लोअर यहाँ पे शायद मैंने मिस कर दिया यहाँ से पॉइंट, ये अपर पैलियोलिथिक एज में हमें फायर का इन्वेंशन हो गया था। आगे कंपैरिजन की टेबल है एक तीनों एजेस की। ये ये रही। तो इसमें है कि फायर का यूज जो है वो फायर का जो इन्वेंशन है ये रहा। नॉलेज ऑफ फायर हमारी पैलियोलिथिक एज में ही आ गई थी कि फायर की नॉलेज, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे उसको यूज उतना नहीं किया। लेकिन जो मीसोलिथिक एज के जो लोग थे, ये रहा, तो मीसोलिथिक एज के जो लोग थे इन्होंने फायर को यूज भी किया, और उसके हेल्प से जो ये हंटिंग करके लेके आते थे उसको रोस्ट भी किया, फूड को रोस्ट करना शुरू कर दिया और फायर का यूज भी स्टार्ट कर दिया। तो एक तो इन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया मीसोलिथिक एज में। और क्या नया आया, ये जो है सेमी परमानेंट और टेम्पररी सेटलमेंट में रहने लगे। ये हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग करते थे, फायर का यूज किया, फायर और जो खाना था इनका उसको भी रोस्ट करके इन्होंने खाना शुरू किया। दूसरी और चीज क्या देखने के लिए मिली, इन्होंने जो डेड जो लोग मर जाते थे उनको गुड्स के साथ ग्रेव करना शुरू कर दिया, मतलब उनके साथ सामान भी उनके साथ उसको रखने लगे, ये बरी करने लगे डेड के साथ ग्रेव गुड्स। तो इससे हमें क्या देखने के लिए मतलब इससे क्या पता चलता है, ऐसा हम गेस कर सकते हैं कि इससे हमें पता चलता है कि इनका बिलीफ था लाइफ आफ्टर डेथ में, कि ये जो है लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। तो इन्होंने जो डेड बॉडी थी उसके साथ कुछ गुड्स भी बरी किए। देन मीसोलिथिक एज में इनिशिएट हुई रॉक आर्ट प्री हिस्ट्री के अंदर। तो जो हमारा हम प्री हिस्ट्री, हमारे चैप्टर का नाम है, हम प्री हिस्ट्री के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। 3 स्टोन एजेस कौन कौन सी, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। तो इस टाइम पे मीसोलिथिक में हमारी रॉक आर्ट स्टार्ट हुई, हमारी इनिशिएट हुई किसमें, प्री हिस्ट्री के अंदर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी रॉक आर्ट थी वो कौन से प्री हिस्ट्री के कौन से एज में इनिशिएट की गई, तो वो थी मीसोलिथिक एज। उसमें हमें रॉक आर्ट देखने के लिए मिली। और जो रॉक आर्ट थी उसमें भी क्या क्या देखने के लिए मिला, एनिमल्स डोमिनेट करते थे, जो जो भी ये ड्रॉ करते थे उसमें एनिमल्स वगैरह की पिक्चर बनाते थे। बट हाँ एक एक्सेप्शन है कि कोई भी किसी भी तरीके का स्नेक डिपिक्ट नहीं किया गया, स्नेक की कोई पिक्चर नहीं दिखाई गई। बाकी तरीके के एनिमल्स के बारे में बाकी सारे एनिमल्स की इन्होंने आर्ट जो है डिपिक्ट करी। तो इसकी जो रिच कंसंट्रेशन है इस तरीके की आर्ट की, जो हमारे भिम्बेटका केव्स हैं एमपी के अंदर और खारवार केव्स, ये जो दोनों केव्स हैं एमपी के अंदर, और भी जो केव्स हैं, बट जो मेन कंसंट्रेशन थी इस तरीके की जो पेंटिंग्स हैं कहाँ पे मिली, हमारी सेंट्रल इंडिया के अंदर, वो भी हमारी भिम्बेटका केव्स में। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक पिक्चर है भिम्बेटका केव पेंटिंग की। तो इसमें ये दिखा रहे हैं कि ये एक आदमी जो है ये हॉर्स वगैरह या इस टाइप के और भी जो एनिमल्स की ड्राइंग्स इन्होंने की हुई हैं भिम्बेटका केव पेंटिंग के अंदर। देन नोट पॉइंट है कि 1867 में जो पहली रॉक पेंटिंग थी इंडिया के अंदर वो डिस्कवर हुई, और वो डिस्कवर कहाँ से हुई, सोहागिघाट, कैमूर हिल्स, यूपी के अंदर। तो जो सबसे पहली रॉक पेंटिंग मिली इंडिया के अंदर वो कहाँ से मिली, कैमूर हिल्स, यूपी के अंदर। जगह कौन सी थी, सोहागिघाट। तो सोहागिघाट में मिली, कैमूर हिल्स, यूपी के अंदर पहली रॉक पेंटिंग इंडिया की 1867 में। देन कुछ साइट्स जो थी मीसोलिथिक साइट इंडिया के अंदर कौन कौन सी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो मीसोलिथिक साइट जो फेमस से फेमस थी है इंडिया के अंदर वो कौन सी है, एक बागोर प्लेस है। ये क्या है, हमारी लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड, ये सबसे बड़ी साइट है मीसोलिथिक एज की बागोर, और ये बेस्ट डॉक्यूमेंटेड भी है। और साइट्स है, दूसरी कौन सी है, लानगंज,
लानगंज में क्या है, यहाँ पे क्या स्पेशल मिला, पॉटरी प्रेजेंट थी यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे तो पॉटरी थी ही, इसके साथ हमारा जो कैमूर रीजन है मिर्जापुर यूपी के अंदर, यहाँ पे पॉटरी प्रेजेंट थी, पर वहां पे क्या था, एब्सेंट था हमारा और इन रेस्ट ऑफ मेसोलिथिक साइट। तो पॉटरी सिर्फ 2 ही जगह मिली। पॉटरी कहाँ कहाँ पे मिली, एक लानगंज इधर गुजरात वाले एरिया में, प्लस कैमूर रीजन जो था हमारा यूपी के अंदर, खाली वहीं पे हमको पॉटरी के एविडेंसेस मिले। बाकी और किसी भी मेसोलिथिक साइट में पॉटरी का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। दूसरा आदमगढ़ है। आदमगढ़ हमारा क्या है, अर्लीस्ट एविडेंस मिला हमें यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का। तो हमने देखा कि मेसोलिथिक एज वाले जो लोग थे वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो उसका एविडेंस सबसे पहले कहाँ से मिला हमें, आदमगढ़ से। दूसरी और मेसोलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं, ये है हमारी और है हमारी ये हाथखंबा, कैलीकट, मालमपूजा, कोडीपारा, पाटने, सराय नहर राय, महाधन, महादाहा, बिरहानपुरी, ये कुछ साइट्स हैं और मेसोलिथिक एज की। और एक है कि जो बोन आर्टिफैक्ट्स और बोन ऑर्नामेंट्स हैं, प्लस जो ब्यूरियल है मैन और वुमेन का एक साथ, ये हमको